कई चीजें चेंजिंग आपको दिखी जिसके कारण आप राज्यपाल से मुलाकात किए, और राज्यपाल ने क्या कुछ आश्वासन इन सब चीजों को लेकर उन्होंने दिया आपको? वर्तमान राजस्व ग्राम सभाएं हैं, वही पारंपरिक ग्राम सभाएं भी है अधिकांश। तो ये तो सदियों से स्थापित है, ये तो नई व्यवस्था नहीं है, और सदियों से स्थापित है। आजादी से पहले जिन्हें अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी, लेकिन वर्तमान नियमावली में आप तो हटके है भी नहीं, आपने तो ड्राफ्टिंग ही तैयार की है। कोई और अगर इस चीज को बातें को उठाए तो एक अलग बात हो सकती है। आप खुद ड्राफ्टिंग में रही है, निदेशक रही है पंचायती राज में, और जो चीजें थी वह नहीं है, उसके कारण आप आज राज्यपाल से मुलाकात किया इन चीजों को लेकर। तो मैडम आगे कैसे समझाएंगे आप इन सब चीजों को, क्या जन जन तक पहुंचेंगे? आप चूंकि एक अधिकारी हैं, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी है, अच्छा खासा अधिकारी है, राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स दोनों को लेकर आप कैसे आगे चलेंगे, पढ़ेंगे? क्या ये सब चीजें हो रही है? क्योंकि जैसे ही पैसा कानून लागू हुई वैसे ही खूंटी में एक बड़ी घटना घटती है। सोमा मुंडा जो भैंस पढ़ा के राजा थे, उनकी हत्या हो जाती है। आप वहाँ खुद गई थी, देखा आपने सभी चीजों को। क्या लगता है कि जल जंगल जमीन की जो रक्षा की बात कही जा रही है वह हो रही है यहाँ? क्या हुआ ये बहुत बड़ा प्रहार है, समाज की ओर भी प्रहार है, क्योंकि वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो समाज के लिए एक सिंबल थे, वो राजा थे, पढ़ा राजा। तो जनता के बीच में जा रही है, मुद्दों को उठा रही है, हर चीजों को, झारखंड के हर विषय वस्तु को समझ रही है, देख रही है। क्या लगता है कि कितनी जरूरत है पढ़े लिखे अधिकारियों का आना राजनीति में, ताकि हर समस्याओं का समाधान हो सके? क्योंकि पूर्व में कई ऐसे अधिकारी हैं जो जमीन के लिए, घोटाले के लिए जेल तक जाते हैं। तो एक जो ब्लैक सिंबल है उन सभी अधिकारियों पर, उसे कैसे बेदाग बनाया जाए, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? कि जब भी कहीं कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, घटना होती है, भ्रष्टाचार से संबंधित अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो ये तुरंत जज किया जाता है कि सभी अधिकारी वैसे ही होंगे, या भ्रष्टाचार में तो सभी उसी निगाहों से देखेंगे। लोग एक बड़ा आरोप लगा देते हैं कि पिताजी नेता राजनेता थे, तो इसी कारण से बेटी भी नेतागिरी में आना चाहती है, मुद्दों पे पॉलिटिकल चाहती है। आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है फैमिली की, जिन फैमिली वह सामने आते हैं, तो क्या इसमें बुराई लगता है आपको? ये बुराई है या अच्छाई है? अगर किसी के अंदर टैलेंट है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी मौजूद है, पंचायती राज की निदेशक और साथ साथ IRS की अधिकारी भी है। अब बता दें आपको कि पेशा कानून जब लागू हुई तो सबसे अहम रोल, अगर ड्राफ्टिंग की बात की जाए तो निशा उरांव का अहम योगदान इसमें रहा है, लेकिन इनके रहते ऐसा नहीं हो पाया। जब यह हट चुकी थी निदेशक की पद से, तब कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिली। जिस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही थी तो कई चीजें उसमें देखी गई थी, और रूढ़िवादी जो परंपरा की बातें सामने आ रही है उसे लेकर जो है प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले जो है राज्यपाल से मुलाकात हुई, और जिन चीजों की जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे थे, क्या लगा मैडम जब आपने ड्राफ्टिंग देखी, जब होना था और जब लागू हुई, क्या कई चीजें चेंजिंग आपको दिखी जिसके कारण आप राज्यपाल से मुलाकात किए, और राज्यपाल ने क्या कुछ आश्वासन इन सब चीजों को लेकर उन्होंने दिया आपको? जी, जो मूल ड्राफ्ट थी वो 2023 में, जिसका हम लोगों ने उसे तैयार किया था, और 2023 में हम लोगों ने उसे प्रकाशित भी किया था जुलाई में। उसके बाद 2024 मार्च में उसे विधि विभाग द्वारा स्वीकृति की प्राप्ति। तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में था कि जो फाइनल जो नियमावली जो अधिसूचित होगी उससे मिलती जुलती होगी, हमें ऐसा आकांक्षा थी। लेकिन जब वो नई नियमावली जारी हुई तो हम लोगों ने पाया कि मूल तरीके से तो देखने से लग रहा है कि बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ शब्दों को बदलने से बहुत बड़ा प्रभाव आ रहा है। तो ये कहीं कहीं पे हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। सबसे पहला उदाहरण देती हूँ आपको ग्राम सभा गठन का। ठीक है, तो ग्राम सभा गठन में जो पूर्व नियमावली थी उसमें लिखा था कि ग्राम सभा का गठन किया जाएगा रूढ़ियों के आधार पर, और अगर अलग अलग ग्राम सभा का दावा भी कोई पेश करना चाहते हैं, नए ग्राम सभा का दावा भी पेश करना चाहते हैं, तो उसमें भी रूढ़ियों का आधार ही मुख्य माना जाएगा। और साथ में हर ग्राम सभा के लिए एक शर्त रहेगा कि उसके जो ग्राम प्रधान हैं वो रूढ़ियों और रीतियों द्वारा ही स्थापित किए गए हों, जैसे कि माझी बाबा, आपका हाथू मुंडा या महतो,
या पाहन पुजार, तो ये सभी जो है रूढ़ियों द्वारा ही स्थापित किए होंगे। ऐसे ही ग्राम सभा को मान्यता जो है मिलेगी। हालांकि मान्यता मिलेगी ये भी कहना गलत है, क्योंकि ये जो ग्राम सभाएं हैं वर्तमान में राजस्व ग्राम सभाएं हैं, वही पारंपरिक ग्राम सभाएं भी हैं अधिकांश। तो ये तो सदियों से स्थापित है, ये तो नई व्यवस्था नहीं है और सदियों से स्थापित है, आज़ादी से पहले जिन्हें अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी। लेकिन वर्तमान नियमावली में ये लिखा जाना कि ग्राम सभा को मान्यता और उनके पारंपरिक सीमा को मान्यता जिला उपायुक्त द्वारा दिया जाएगा, ये स्पष्ट लिख दिया गया। जबकि नहीं होना चाहिए, जबकि ये नहीं होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए जी, कम से कम, बिल्कुल कम से कम, क्योंकि वही मालिक है 5वीं अनुसूची के। और जिला उपायुक्त के हाथ में इस तरह की शक्ति सौंपी जाएगी, तो इससे जो समाज के लोग हैं वो बहुत असहज है, क्योंकि आपकी रूढ़ियाँ तो गौण हो गई। और मैं आपको जैसे एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी, जैसे खूंटी में एक आपका प्रयोग चल रहा है मॉडल ग्राम सभा। कुछ लोग हैं गैर ओरिजिनल आदिवासी हैं जो मॉडल ग्राम सभा बना रहे हैं, जीओडी में जैसे कि बना। जीओडी में देखिएगा वो लोग कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने अलग अलग प्रभाव से अखबारों में भी छपवाते रहते हैं। तो अब जीओडी ग्राम सभा में क्या है, उसमें कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, दीवान है, उप सचिव है, इस टाइप के पद हैं जो कि पारंपरिक पद नहीं हैं, और जिनमें कि उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को लिया है। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुख्यतः अधिकांश ईसाई वर्ग से ही है, सरना आदिवासी कम है। तो उनका दावा है कि इस तरह के पद को पढ़े लिखे लोग संभाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कार्यकारिणी समिति भी बनाती है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जो जीओडी में ग्राम सभा बना है ये तो बिल्कुल पारंपरिक नहीं है, जबकि पेशा कानून तो पारंपरिक ग्राम सभा की बात कर रहा है, पारंपरिक स्वशासन की बात कर रहा है। तो अगर वो पारंपरिक ग्राम सभा नहीं है तो पारंपरिक विरासत की संरक्षण कैसे हो रही है? ये तो पारंपरिक विरासत को क्षति पहुंचाई जा रही है। जो आपके पारंपरिक ग्राम सभा है उसको हटा के आप एक मॉडल ग्राम सभा थोपना चाह रहे हैं ऊपर से। तो इस प्रकार का अगर प्रावधान डाला गया है कि डीसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जो डीसी होंगे जो परंपरा को महीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो वो तो इन तरह के दावों को भी स्वीकार कर लेंगे। ऊपर से इसमें समाज में विघटन प्रक्रियाएं भी तेज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे संथाल साइड में बड़े बड़े राजस्व गांव हैं, तो वहाँ 2 से 3 जो है ग्राम सभा के दावे हो सकते हैं एक ही राजस्व गांव में, लेकिन उसमें माझी बाबा ही हेड होने चाहिए संथाल में। लेकिन अब इस तरह का जब डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, तब तो कहा जा सकता है कि ग्राम सभा कोई भी उठ के दावा कर देगा कि हम भी ग्राम सभा है, जो कि गैर पारंपरिक भी हो। तो इसमें पेशा कानून के आत्मा के तो संगत नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें पारंपरिक विरासत को संरक्षण करने की तो बात नहीं नजर आ रही। तो यहाँ पे हम उस बात से असंगत हैं सभी लोग। दूसरा एक मुख्य जो मैं बिंदु आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ, ग्राम सभा सर्वोच्च है, ऐसा ही पेशा कानून में है और ऐसा ही कई सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट है उसमें भी ऐसा ही लिखा है। तो अब ऐसे में मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, 2 उदाहरण देती हूँ, वैसे और भी है नियमावली में। मान लीजिए सरकारी योजना का अनुमोदन की बात करते हैं, तो पुरानी नियमावली में हम लोगों ने लिखा था सरकारी योजना का अनुमोदन ग्राम सभा करेगी। ठीक है, बहुत स्पष्ट और एकदम सिंपल सा है कि ग्राम सभा ही करेगी क्योंकि वही सर्वोच्च है। लेकिन नई नियमावली में लिख दिया गया है कि सरकारी योजनाओं का अनुमोदन क्षेत्रफल के अनुसार जिला परिषद पंचायत समिति करेगी। तो ग्राम सभा कहाँ गई? क्या जिला परिषद द्वारा उसका अनुमोदन करना सरकारी योजना का, क्या उस प्रक्रिया को शामिल करने से ग्राम सभा के हाथ में ताकत रह रही है? मतलब गांव की ताकत तो शहर में चली जा रही है ना। और ये पेशा कानून के भी विपरीत है। और इसमें एक और जो है असंगति दिख रही है कि आप लोकतांत्रिक स्वशासन और पारंपरिक स्वशासन को एक दूसरे से मिक्स कर दे रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। लोकतांत्रिक स्वशासन को भी शक्तियाँ देनी चाहिए, वहाँ भी डेलीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेकिन वो उनका क्षेत्र अलग है और पारंपरिक स्वशासन का क्षेत्र अलग है। दोनों को एक दूसरे में ऐसे खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ खिचड़ी जैसी बन गई। पुरानी नियमावली में था कि कितना भी बड़ा क्षेत्रफल हो, हर ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी, हर ग्राम सभा से सहमति ली जाएगी। तो यही भावना को रखना चाहिए था। और दूसरा मैं एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए लाभुक चयन। अब लाभुक चयन में हम लोगों ने लिखा था, जो कि पेशा कानून के अनुसार था, कि लाभुक चयन आपका ग्राम सभा ही करेगा। और कुछ कुछ हम लोगों ने बना दिए थे, एक मार्गदर्शिका जैसे बना दिए थे कि किस प्रकार से चयन करना है कि वो करेंगे, किस प्रकार से, मतलब अगर वो चाहे तो इस मार्गदर्शिका के अनुसार भी चयन कर सकते हैं। लेकिन
वर्तमान में क्या है, वर्तमान में लिखा गया है कि चयन करेगी, और वही मार्गदर्शिका भी है, लेकिन साथ में लिखा गया है कि जो भी ग्राम सभा लाभुक चयन करेगी, जो विभाग के अधिकारी हैं उस लाभुक की सूची को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। और ध्यान से उतर गया तो बात दरअसल ये है कि ये लिखना कि लाभुक सूची अनिवार्य है और उसको हटा के फिर ये लिख देना कि लाभुक सूची को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब एक दो चेंजेस नहीं, कई सारे चेंजेस हैं। वैसे में अब आगे क्या मैडम? अब आगे देखिए, कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कैसे इसे समझेंगे कि ये सही है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से बधाई दी जा रही है, कहीं विरोध भी है, तो वैसे में आगे क्या लोगों को कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि आप पर भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इन मुद्दों को सामने ला रहे हैं और आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम में आप रहते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ये दिग्भ्रमित करने का एक सुनियोजित तरीका चल रहा है? लोग गुमराह हो रहे हैं, जो जितनी शक्तियां बढ़नी चाहिए थी उतनी शक्तियां घट गई। आप मानते हैं इन चीजों को? मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा है। मैं मानती हूँ कि झारखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज से नहीं, कई साल से, और इसे मैंने भी महसूस किया है, अनुभव किया है। अब जैसे देखिए, यहाँ बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कानून की, सिर्फ और सिर्फ संविधान की, कि संवैधानिक प्रावधान का पालन हुआ है कि नहीं, पेशा कानून का पालन हुआ है कि नहीं। चर्चा सिर्फ इसकी होनी चाहिए। किसी पे व्यक्तिगत हमला, कोई निजी जीवन में क्या कर रहा है, मैं बीजेपी की हूँ, आरएसएस की हूँ, ये बातें क्यों हैं? अरे कोई आरएसएस में भी है, खिलाफ बोल रहे हैं जी, इसी कारण से। मान लीजिए कोई आरएसएस में सदस्य है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है, तो आप उसे कहेंगे वो गलत है? मतलब आपने आरएसएस को क्या बना दिया? आपने प्रतिबंधित बना दिया है क्या? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देश का कोई भी नागरिक, देश का कोई भी संगठन अगर संवैधानिक अधिकार की बात करेगा, अगर परंपरा संरक्षण की बात करेगा, अगर पेशा कानून की बात करेगा, तो वो कैसे गलत है? और आप तो हटके हैं भी नहीं, आपने तो ड्राफ्टिंग ही तैयार की है। कोई और अगर इस चीज को, बातें को उठाए तो एक अलग बात हो सकती है। आप तो खुद ड्राफ्टिंग में रही है, निदेशक रही है पंचायती राज में, और जो चीजें थी वह नहीं है, उसके कारण आप आज राज्यपाल से मुलाकात किया है इन चीजों को लेकर। तो मैडम आगे कैसे समझाएंगे आप इन सब चीजों को? क्या जन जन तक पहुंचेंगे? आप चूंकि एक अधिकारी हैं, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी हैं, अच्छा खासा अधिकारी हैं, राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स दोनों को लेकर आप कैसे आगे चलेंगे, बढ़ेंगे? देखिए, पहला बात तो जो ये संशोधन की जरूरत है, मैं यही याद दिलाना चाहूंगी कि संशोधन तो एक सरल प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया है। अगर सरकार जिस दिन चाहेगी और इस पर ध्यान देगी और इसको परखेगी कि आदिवासी हित में है या नहीं और पेशा कानून के साथ संगत है कि नहीं, अगर उस दृष्टिकोण से देखेगी तो उसमें संशोधन जरूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अगर संशोधन नहीं होता है तो फिर समाज को इसके लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो आदिवासी समाज में आज जो वर्तमान में हमें बुजुर्ग दिख रहे हैं, वर्तमान की जो पीढ़ी दिख रही है, हम लोग आखिरी पीढ़ी, अगर ये आखिरी पीढ़ी अपने आवाज़ को नहीं बुलंद किया और अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग को नहीं उठाया, तो ये आखिरी पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी और पारंपरिक विरासत भी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है। और ऐसे में जो आपने चर्चा की अधिकारी की और राजनीति की, ये सभी तो सिर्फ रास्ते हैं, ये सभी सिर्फ रास्ते हैं जो कि आपको मंजिल तक ले जाएगी। और मंजिल क्या है? मंजिल है कि आपका जो सदियों से चला आ रहा है परंपरा का संरक्षण, क्योंकि मैं ये भी मानती हूँ और कई लोग इस विचारधारा से जुड़े हैं कि आदिवासी की जो पारंपरिक संस्कृति है, विरासत है, वो कहीं ना कहीं भारत देश की आत्मा है, वो मूल संस्कृति है, जो बिल्कुल शुरुआत में जो संस्कृति थी, जो धर्म थी, जो पूर्वजों की जो संस्कृति और धर्म थी, वही यथावत जो आदिवासी समाज में चली आ रही है। तो इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। ऐसा संविधान के निर्माताओं ने भी सोचा है, ऐसा पेशा कानून के निर्माताओं ने भी सोचा है, और ऐसा कई और भी जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं वो ऐसा समझती हैं और अप्रिशिएट करती हैं। तो मुझे लगता है कि रास्ते कोई भी चुना जाए, चाहे आप नौकरी के माध्यम से जाना चाहें या आप समाज सेवी के रूप से या राजनीतिक रूप से, मंजिल तो एक ही है, वो है पारंपरिक संरक्षण और वो है संवैधानिक अधिकार, जो कि कागज से निकलकर अपने मूल रूप में जमीनी स्तर पे लोगों के हाथ में जाए। क्या ये सब चीज़ें हो रही है? क्योंकि जैसे ही पेशा कानून लागू हुई, वैसे ही खूंटी में एक बड़ी घटना घटती है। सोमा मुंडा जो 22 पढ़ा के राजा थे, उनकी हत्या हो जाती है। आप वहाँ खुद गई थी, खूंटी देखा आपने सभी चीज़ों को।
क्या लगता है कि जल जंगल जमीन की जो रक्षा की बात कही जा रही है वह हो रही है? यहाँ झारखंड में जमीन के लिए आए दिन हत्याएं बढ़ रही है, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जरूर है कि जो पढ़ा राजा सोमा मुंडा का जो ये घटना हुआ, हत्या हुआ, ये बहुत बड़ा प्रहार है, समाज के ऊपर भी प्रहार है, क्योंकि वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो समाज के लिए एक सिंबल थे, वो राजा थे, पढ़ा राजा। तो एक तरह से समाज के प्रतीक पे प्रहार हुआ है। लेकिन जो जमीन का मुद्दा है और जो जमीन के इस प्रकार के मामले हो रहे हैं, निश्चित तौर पे ये गंभीर हमले हैं, क्योंकि आदिवासी अस्मिता उनके जमीन से भी जुड़ी है। जमीन से ही मैडम जुड़ी आए दिन यही घटनाएं घट रही हो रही है। और पेशा कानून जहां मजबूत होनी चाहिए आदिवासी, वहीं पे कमजोर होती जा रही है। मैं ये भी चैलेंजिंग है। बिल्कुल, मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी, जैसे अवैध कब्जा की बात करते हैं जमीन की, पुरानी नियमावली में था कि अवैध कब्जा जो है छुड़ाने का जो पूरा ताकत है ग्राम सभा को दिया जाएगा, और वर्तमान नियमावली में लिख दिया है गया है कि वो जो जमीन छुड़ाने का जो ताकत है आदिवासी जमीन का अवैध कब्जा, वो वापस डीसी के पास दे दिया है। तो मैं ये कहूँगी कि जितना ताकत है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जितना ताकत है वो आप ग्राम सभा को जितना दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में फिर कमी आएगी। क्योंकि आप अगर निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे लोगों को सशक्तिकरण देंगे, उनको मजबूत बनाएंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं भी रुकेंगी। कहीं ना कहीं ये साहस बढ़ रहा है, बल्कि दुस्साहस है कि आप इस प्रकार से प्रतीक पे प्रहार कर रहे हैं। लेकिन ये भी इस प्रकार की भी कल्पना करनी चाहिए कि क्या उनके हाथ में पूर्ण रूप से वो संवैधानिक अधिकार होता, और वो पूर्ण रूप से अगर जिस दिन मजबूत हो जाएंगे तो क्या इस प्रकार का दुस्साहस तब भी किया जाएगा? शायद नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ तक कानून इसका इजाज़त दे, जहाँ तक संविधान इजाज़त दे, वहाँ तक तो ज़मीनी स्तर पर जितना अधिक ताकत है, शक्ति है, कानूनी शक्ति, वो ज़रूर देनी चाहिए। और जी, जो ज़मीन की इस प्रकार की जो इस तरह के हत्याएं हो रही हैं या इस तरह के आपके क्राइम हो रहे हैं, उस पर तो ज़रूर काबू करने की और बहुत कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, और त्वरित देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और सरकार की भी जो उनकी भी जो लोकप्रियता है वो बढ़ेगी। मैडम, आपके पिताजी भी पुलिस अधिकारी थे, फिर राजनीति में आए, कई सालों तक काम किया, मंत्री रहे, विधायक है, मुद्दों को उठा रही हैं, हर चीज़ों को, झारखंड के हर विषय वस्तु को समझ रही हैं, देख रही हैं। क्या लगता है कि कितनी जरूरत है पढ़े लिखे अधिकारियों का आना राजनीति में, ताकि हर समस्याओं का समाधान हो सके? क्योंकि पूर्व में कई ऐसे अधिकारी हैं जो जमीन के लिए, घोटाले के लिए जेल तक जा चुके हैं। तो एक जो ब्लैक सिंबल है उन सभी अधिकारियों पर, उसे कैसे बेदाग बनाया जाए, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपके भ्रष्टाचार कहते हैं ना, करप्शन एक बहुत बड़ी आजकल के दिनों में एक अभिशाप बन चुकी है, चाहे झारखंड हो या पूरे देश भर। तो इनसे दूर रहकर समाज की सेवा करना, आप कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, ये बात सच है कि जब भी कहीं कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, घटना होती है, भ्रष्टाचार से संबंधित अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो ये तुरंत जज किया जाता है कि सभी अधिकारी वैसे ही होंगे, या भ्रष्टाचार में तो सभी उसी निगाहों से देखने लगते हैं। तो ऐसे में जो बाकी अधिकारी हैं, ज़रूर उन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो पारदर्शिता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और आगे आकर एक प्रेरणा बने, उदाहरण बने समाज के लिए, रोल मॉडल बने समाज के लिए। क्योंकि जिस जगह पे सभी अधिकारी हैं, वो भगवान का आशीर्वाद भी है, वो उनके मेहनत का फल भी है, और ये बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ उनके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी इस प्रकार के काम करते हैं उन्हें रोल मॉडल के रूप में तो देखा जाता है। तो अगर यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भ्रष्टाचार की इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह से आरोप गढ़े जाते हैं और साबित भी किए जाते हैं, उनको जो डाइल्यूट करने के लिए जो अधिकारी, बाकी अधिकारी हैं, उनको आगे ज़रूर आना चाहिए और उदाहरण बनना चाहिए बाकी समाज के लिए। मैडम, आरएसएस प्रमुख आए थे मोहन भागवत, उनकी बातें अगर हम ना करें तो इंटरव्यू सही नहीं रहेगा। क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? जी, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही, जो कार्यशाला था उसमें बहुत अच्छी बातें कही, और उन्होंने जो किस प्रकार से आदिवासी समाज है उसका भारत देश में क्या स्थान है, भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म में उनका क्या स्थान है, इस पर उन्हें बहुत सुंदर तरीके से बात की और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। लेकिन लोगों की नज़र में आरएसएस काफ़ी दूसरी निगाहों से देखा जाता है,
चाहे झारखंड में हो या दूसरे समुदाय के हो, कि ये नफरत फैलाते हैं। आपको लगा कुछ नफरत जैसा बयान? मुझे नफरत जैसा बयान मैं बहुत स्पष्ट रूप से और दिल से कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा नफरत वाला बयान उनका नहीं लगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परंपरा की बात कर रहे थे, संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे थे, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे। और साथ में वो ये समझा रहे थे कि किस प्रकार से जो आदिवासी परंपरा है वो उसे बहुत सम्मान दे रहे थे। बल्कि मैं कहूँगी आज कि उन्होंने क्या क्या बातें कही, उसे सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी परंपरा है वो ही मूल परंपरा है जहाँ से सभी भारतीय धर्म जो है पनपे, जहाँ से सभी भारतीय धर्म आए। ये कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा सम्मान है। अभी हमें कहा जाता है कि आप तो भूत पूजा करते हैं, आप तो अंधविश्वासी हैं, आप तो पिछड़े हैं, और यहाँ एक वर्ग है और एक शख्स है जो आते हैं और कहते हैं कि आप जो है आप हमारी जड़ें हैं और आप जो है आपसे ही धर्म सीखा है सबने। वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो आप कण कण में देवता दिखते हैं, आपसे ही सबने सीखा है कि कण कण में देवता होते हैं, चाहे भूमि में, आकाश में, सूरज में, प्रकृति में, हर जगह देवता होते हैं। आदिवासियों से ही सबने सीखा है। ये इतना सम्मान दे रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, जो आज बहुत जगह मीडिया में खबरें हैं कि वो सरना धर्म का भी जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, सरना धर्म को देखिए मैं क्या कहूँगी कि मैं कहना चाहूँगी कि उस तरह से जो खबरें छपी हैं बिल्कुल उस प्रकार से तो बातें नहीं हुई थी। उन्होंने बल्कि कहा था, उन्होंने ये सारी बातें कही थी कि आदिवासी समाज जो है वो जड़ें हैं। तो अब विविधता में एकता का उन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया था। उसका मतलब क्या है, कितना सुंदर ये भाव समझिए। उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान है या भारतीय धर्म है या हिंदू धर्म है, उसका मानना है कि अलग अलग पूजा पद्धति है या भगवान को पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। और उन्होंने कहा कि सभी रास्तों का सम्मान करना चाहिए, सभी रास्तों को स्वीकार करना चाहिए। जैसे वैष्णव हो गए आपके, और इवन सरना पूजा को भी उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति है वैष्णव, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, आर्य समाज, वो भी कहा अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मंजिल एक ही है। मंजिल कौन है? ईश्वर। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपने रास्ते अलग अलग किए। तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म वो है जो सभी रास्तों को सम्मान करता है, सभी रास्तों को सही समझता है और सभी रास्तों को स्वीकार करता है। और उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि कहते हैं सिर्फ मेरा रास्ता सही है और बाकी सही रास्ते गलत हैं, वो ही वो लोग हैं जो भारतीय धर्म के नहीं हैं और जो कि हिंदू नहीं है। उनका ये कहना था। और ये मुझे बड़ी सुंदर बात लगी कि हर रास्तों का सम्मान करना, कितना सुंदर बात है। फिर उन्होंने कहा कि आदिवासी जो समाज है वो जड़ें हैं, और वो जो बहुत ही उन्होंने कहा वेदा और उपनिषद भी उसके बाद आया, और जो आदिवासी की जो धार्मिक भावनाएं हैं, आस्थाएं हैं, वो भी उसमें समाहित की गई। ये कितना बड़ा आदर और सम्मान है। और अंत में सबसे बड़ा देखिए सम्मान उन्होंने क्या दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं ये सब बातें कहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि निर्णय आदिवासी समाज में। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं विरोध करता, उन्होंने कहा कि मैं तो जड़ें मानता हूँ आदिवासी समाज को, मैं अपने से अलग नहीं मानता, लेकिन निर्णय आदिवासी समाज ले कि उसको क्या करना है। उन्होंने ये कहा। आदिवासियों का धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहे हैं, आदिवासियों की संख्या घट रही है, डिलिस्टिंग होने की जरूरत है? आप मानते हैं इन चीजों को? देखिए धर्मांतरण हो रहे हैं, और धर्मांतरण जो है ये बहुत ही पर्सनल इशू है। अगर कोई हृदय परिवर्तन से किसी ईश्वर को किसी खास रूप में देखना चाहता है तो ये उसका अपना चॉइस है। मैं इसमें तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगी और मैं इसे बुरा भी नहीं मानती हूँ। लेकिन जो प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है मैं उसे जरूर बुरा मानती हूँ। और ये जो हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी ये बातें कही गई हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बहुत ही कड़ा टिप्पणी है अपने ऑर्डर में। उन्होंने कहा है कि पहले जो इस प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं दी जाती थी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सेवा भाव से दी जाती थी, लेकिन आने वाले इन दिनों में दिख रहा है, वर्तमान में पिछले दिनों में भी दिख रहा है कि इस प्रकार की सेवाओं को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है धर्मांतरण के लिए, और इसकी कड़ी निंदा हाईकोर्ट ने भी की है। तो आप बोलिएगा हाईकोर्ट भी सांप्रदायिक है क्या? नहीं ना भाई, जो सच है, जो संवैधानिक है, जो कानूनी रूप से सही है, वो बात तो सब लोग करेंगे ना। तो बात यह है कि धर्मांतरण से भले उनका निजी चॉइस है और ये संवैधानिक अधिकार भी है, तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ एक है, हस्तक्षेप से। जो भी धर्मांतरित हो गए हैं वो बहुत
सुंदर बात है और वो अपने नए घर में जाकर रहें, उसे उस पर समर्पित भाव से अपने नए धर्म में सबकी सेवा करें, निर्वाहन करें। लेकिन जो दूसरा जो पुराना घर था उसमें हस्तक्षेप बंद कर देना। पुराना घर लोग अब कैसे चलाना चाहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, इसका निर्णय पुराने घर के लोगों में छोड़ देना। हमें क्यों नीचा कहते हैं, हमें क्यों कहते हैं कि हम अंधविश्वासी हैं, पिछड़े हैं, भूत पूजा करते हैं, हमें क्यों अपने से नीचा समझते हैं। और फिर हमारे संरचना में जहाँ पे धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चलाई जाती है, उसे आकर भंग क्यों करना चाहते हैं। क्या आने वाले दिनों में निशा ओरांव को जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जा सकता है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं? उसकी पूरी पटकथा लिख दी गई है या तैयारी चल रही है? देखिए, जनप्रतिनिधि तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा अवसर है। मैं इसे बहुत बड़ा अवसर मानती हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं ये सही कह रही हूँ कि वर्तमान में तो मेरी नौकरी है और नौकरी में बहुत आज़ादी से निभा रही हूँ, अभी और स्वेच्छा से निभा रही हूँ। और लेकिन एक बात भी तय है कि जिस रास्ते में निकल पड़ी हूँ, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो नहीं रुकने वाले हैं और इसी रास्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। और ईश्वर जिस तरह के भी अवसर देता है जिससे कि हम और प्रखरता से और मजबूती से हम सब मिलकर अपनी बातों को रख सकें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, हमारा लक्ष्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सुनिश्चित करना कि जो पारंपरिक विरासत है वो बची रहे, संरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। आपकी बातों पर पिताजी की सहमति हो जाती है या कुछ मतभेद होती है कुछ बातों पे, या सहमति मिल जाती है? देखिए, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं और उन्होंने जिंदगी में जो उनका ग्राफ आप देखिएगा तो बहुत नीचे से लेके बहुत ऊंचा गया है और उनको तो कॉपी करना संभव नहीं है मेरे लिए कि मैं हर बातों पे सहमति मिल जाती है कि एकदम आप सही हैं, विरोध नहीं होता है। मेरे पिताजी ने बचपन से बहुत आज़ादी दी है और उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है, लेकिन सोचने की भी आज़ादी दी है जो एक अभिभावक को जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने, अगर मैं उनसे अलग भी सोचूंगी तो वो मुझे कभी नहीं रोकने को कहेंगे। भले हमारे विचार भी अगर अलग होते हैं तो भी वो मेरे लिए मजबूती से खड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। उनके सपनों को क्या लगता है कि जो अधूरे रह गए, जो काम वो सोच रहे होंगे झारखंड को किस दिशा में ले जाने चाहिए, आगे आप चाहेंगे कि उसे पूरा कर पाए? देखिए, किस पिता के बच्चे नहीं चाहते हैं कि हम अपने पिता के कदम पे चलें या उनके सपनों को पूरा करें। हम सभी, हर परिवार को, हिंदुस्तान के हर परिवार के बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करते हैं और इच्छा भी रखते हैं। यहाँ पे सपना क्या है? यहाँ पे सपना है कि मैं एक सामाजिक काम को बिल्कुल जो ईमानदारी से कर सकूँ, जैसा मेरे पिता ने किया है। तो वो सपना तो ज़रूर है, और वो सामाजिक जिम्मेदारी किस रूप में निभाऊं, किस अवसर के साथ निभाऊं, नौकरी में निभाऊं, या हो सकता है कोई आज राजनीति की बात हो रही है लेकिन हो सकता है कल को कोई और भी अवसर हो, तो कल का किसी को पता नहीं। बिजनेसमैन तो आप बनेंगे नहीं, ये तो तय है, चूंकि आप हर मुद्दों पर प्रखरता से बातें रख रही हैं। जनता के बीच में जो आपकी 365 दिन 24 आवर जो अटेंडेंस देखी जाती है वह ज़्यादा मुद्दों से होती है। तो संभावनाएं ऐसी ही जता रही है कि चूंकि पिताजी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अधिकारी से पॉलिटिकल रहा है, तो क्या उन्हीं के नक्शो कदम पर आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है? देखिए, वर्तमान दिक्कतें भी नहीं आएगी। देखिए, वर्तमान में जो भी काम कर रही हूँ और जितना भी काम पीछे भी किया है, इस प्रकार का प्लानिंग करके नहीं किया है कि मुझे राजनीति जानी है इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं कहूँगी ये प्रारब्ध है। बहुत सारे काम जो हैं खुद ब खुद हो रहे हैं, वो अवसर मिल रहे हैं, तो मैं उसमें पीछे नहीं हट रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ, बस यही बात है। तो इसलिए प्रारब्ध है और ईश्वर का आशीर्वाद है, और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, रास्ते जैसे मिलते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। लोग एक बड़ा आरोप लगा देते हैं कि पिताजी नेता राजनेता थे, तो इसी कारण से बेटी भी नेतागिरी में आना चाहती है, मुद्दों पे पॉलिटिकल चाहती है। आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है फैमिली की, जिन फैमिलियों की वह सामने आते हैं, तो क्या इसमें बुराई लगता है आपको? ये बुराई है या अच्छाई है? अगर किसी के अंदर टैलेंट है, मान लीजिए चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मुद्दों पर बात रखे या जनता के बीच में जाए या जनता की सेवा करे, किसी भी तरीके से अगर वो रह करती है, तो आप इसे किस रूप में देखती हैं? मतलब यहाँ नेपोटिज्म की भी बात होती है। देखिए, नहीं, बातें होती है ना कि उन्हीं का बेटा है तो वही मंत्री बनेंगे, वही विधायक बनेगा, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखती हैं? मैं कहती हूँ कि हमेशा ये देखना चाहिए कि उसमें पर्सनल मेरिट कितना है उस इंसान में। एक होता है कि सजा सजाया प्लेट मिल जाना और सजा सजाया सब कुछ मिल जाना, एक प्लेटफॉर्म मिल जाना। एक होता है कि अपने कर्म के बल पर
अपने मेहनत से रास्ता खुद बनाना। तो अपने कर्म के बल पे जो रास्ते बनाते हैं निश्चित रूप से वो ज़्यादा सम्मानित रास्ता है ना, लेकिन साथ में ज़्यादा मुश्किल रास्ता भी है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि कोई भी बच्चा अगर अपने पिता और माता के काम से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसको उसी का एक्सपोजर मिलता है ज़्यादा और उससे प्रभावित हो रहा है, और अगर उस दिशा में काम उसके अपने आप बढ़ रहे हैं तो उसे जज भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये तो हर परिवार में देखा गया है, चाहे व्यवसाय के परिवार में, चाहे नौकरी के परिवार में, है ना। आप देखेंगे सीए के भी परिवार में देखिए तो उसके बच्चे सीए बनते हैं, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बेटे पुलिस अधिकारी के बेटे, जैसे आप पिताजी पुलिस अधिकारी तो आप भी अधिकारी। जी, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो इस इन्वायरमेंट में बड़ा होते हैं, लेकिन कई बार वो उल्टा भी जाते हैं, वो बिल्कुल अलग काम भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये बच्चों के अपने मेरिट पे और उनकी अपने जो है टैलेंट पे भी निर्भर करता है। तो ऐसे में जैसे जहाँ बच्चा बड़ा होकर जिसमें भी सक्षम हो, जिस रास्ते में चलने में सक्षम हो, अभिभावक भी उसको उसी दिशा में जो है प्रोत्साहन दें। और मैं कहूँगी कि इसे जज नहीं करना चाहिए अगर उसी दिशा में भी बच्चा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये हर क्षेत्र है। चलिए, तो पेशा कानून से लेकर हर चीज़ों से हमने सवाल लिया है और आपने देखा कि निशा और रौनक किस तरीके से जवाब दिया। पंचायती राज की निदेशक थी, वर्तमान में इस वक्त जो है आरएस अधिकारी है, और हर सवालों का जवाब जो है बखूबी दिया है कि किस तरीके से वर्तमान की जो पेशा कानून को लेकर बातें सामने आ रही है। चाहे आप देख लें कि इन दिनों जो समस्याएं झारखंड को लेकर है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन आदिवासियों की सुरक्षा कितनी की जा रही है, हक अधिकार के लिए कैसे आगे आने चाहिए, किस तरीके से समस्याओं का समाधान करनी चाहिए, इन हर मुद्दों पर चाहे वो अपने पिताजी से लेकर जो है सीख कर आगे बढ़ने की बात हो या कार्य करने की बात हो, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि के रूप में हो या एक पुलिस अधिकारी के रूप में हो, हर सवालों का जवाब जो है बेबाक अंदाज में निशा और ने दिया है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कुछ बेहतर तरीके से काम करने को आपको देखने को